गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं 28 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे के रूप में बनाया जाता है। विश्व रेबीज़ दिवस। विश्व रेबीज़ दिवस की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को बनाया जाता है। यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर्स की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को बनाया जाता है, जिन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था तथा रेबीज की रोकथाम की इन्होंने नींव रखी थी। इसी वजह से ये विश्व रेबीज दिवस बनाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आप उसे 1 महीने की 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में डाउनलोड करके PDF के रूप में पढ़ सकते हैं। आपको हमारी पिछली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, सितंबर के महीने की पूरे महीने के टॉप 70 क्वेश्चंस की वीडियो भी जल्दी ही आपको इस महीने के लास्ट दिन में शाम 6 बजे आपको मिल जाएगी, तो उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। और इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रदेश के किस किसान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया है? तो ये किया है कंवल सिंह चौहान का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंवल सिंह चौहान की फ़ोटो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अटेरना गाँव के प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान का उदाहरण देकर देश भर के किसानों को प्रोत्साहित किया है। 15 साल की उम्र से खेती करने वाले कंवल सिंह को पिछले ही वर्ष खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। प्रधानमंत्री ने उनका और उनके गांव के अन्य किसानों का उदाहरण देकर किसानों को हताश और निराश से उबर कर आधुनिक तरीके से खेती करने और अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेचने के फायदे बताए हैं। वर्ष 2014 में फल व सब्जी को APMC एक्ट से बाहर करने के बाद कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वे अपनी मर्जी से स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को दिल्ली के आज़ादपुर मंडी रिटेल चैन 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न व मशरूम उत्पाद का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया। प्रधानमंत्री के मुंह से अपना नाम सुनकर वे बेहद ही उत्साहित हुए और कंवल सिंह ने बताया कि इससे उनका हौसला भी बढ़ा है। अपने जीवन भर उन्होंने खेती को बढ़ावा देने के लिए जो मेहनत की है, यह उसी का ही फल है। गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान अपनी आपबीती बताते हुए कहते हैं कि वे भी पहले आम किसानों की तरह ही कर्ज में डूबे रहते थे। गांव में अपनी ज़मीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबी कॉर्न की खेती इन्होंने शुरू की। यह जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों ने उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और फिर वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए। कंवल सिंह भी किसानों को अपने साथ जोड़ने लगे और उन्हें बेबी कॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने लगे। आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दिए जा रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के भी लोग कायल हैं। जब गांव में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़ा तो किसानों को बाजार की दिक्कत न हो, इसके लिए कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। आज इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में भी निर्यात होता है। यहाँ वे टमाटर, स्ट्रॉबेरी का प्यूरी भी बनाते हैं। इसके बाद है, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नवयुग एंटरप्राइजेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट प्लांट का उद्घाटन। इस प्लांट के माध्यम से किसानों के द्वारा वेस्ट समझकर जलाई जाने वाली पराली का उचित प्रबंध किया जा सकेगा, जिससे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा मिल सकेगा। दूसरा, किसानों को वेस्ट पराली से आय भी होगी।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस प्लांट का उद्घाटन करते हुए किसानों से इस तरह के प्लांट लगाने के लिए आह्वान भी किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है जिससे विदेशी भी वर्चुअल किसान मेले में शामिल हो सकेंगे? तो ये कर रही है HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। HAU के द्वारा आयोजित किए जाने वाले वर्चुअल किसान मेला पूरी तरह से आधुनिक होगा। HAU किसानों को मेले में शामिल कराने के लिए विशेष प्रकार का किसान नाम का एप्लीकेशन तैयार करा रहा है, जिससे भारत के साथ साथ विदेशी भी वर्चुअल मेले में शामिल हो सकेंगे। यही नहीं, ऑनलाइन ही बीज से लेकर कोई भी कृषि यंत्र बुक भी कराया जा सकेगा। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल कोरोना वायरस के चलते इस बार HAU में राष्ट्रीय स्तरीय किसान मेला आयोजित नहीं किया जा सका। हर साल सितंबर माह में किसान मेला आयोजित कराया जाता था। लुधियाना में हुए वर्चुअल किसान मेले की तर्ज पर HAU प्रशासन ने भी वर्चुअल मेला आयोजित कराने का निर्णय लिया था। HAU के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह का कहना है कि मेले के वर्चुअल होने के कारण इस बार भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशी भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए किसान एप्लीकेशन तैयार कराया जा रहा है। इस मेले की खासियत यह रहेगी कि एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान ऑनलाइन ही कृषि यंत्र से लेकर बीज और पदार्थों की बुकिंग करा सकेगा। इसके बाद नज़दीकी कृषि केंद्र पर उक्त ऑनलाइन बुक कराई वस्तु को भेज दिया जाएगा। नज़दीकी केंद्र से किसान उसे हासिल कर सकेगा। कुलपति ने बताया है कि जल्द ही वर्चुअल किसान मेले की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद है परीक्षा प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए हरियाणा के कितने विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 4 विद्यालयों में। हरियाणा सरकार के द्वारा परीक्षा प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके तहत अब अंतिम वर्ष के विद्यार्थी अपनी मर्जी से जब चाहें तब अपनी बैकलॉग परीक्षा दे सकेंगे। इससे रीअपियर वाले विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा और उन्हें सेमेस्टर की परीक्षाओं का इंतज़ार नहीं करना होगा। वे चाहें तो 1-2 माह में ही तैयारी करके परीक्षा दे सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हिसार का गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, भिवानी का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जींद का चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत विश्वविद्यालय अपना एक प्रश्न कोष बनाएंगे। परीक्षा के समय विद्यार्थी को कंप्यूटर से रैंडमली माध्यम से प्रश्न पत्र मिलेगा। एक ही समय पर एक से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे तो सबके प्रश्न अलग अलग होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए प्रश्न कोष से कंप्यूटर स्वतः ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग प्रश्न निकालेगा और विद्यार्थियों को वह परीक्षा देनी होगी। विद्यार्थियों की मांग पर परीक्षा की जाएगी। यह अभी अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों व पास आउट विद्यार्थियों के लिए शुरू होगा। रीअपियर की परीक्षा दे सकेंगे। इसके बाद है हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति 2020 कब से लागू की जाएगी? इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो ये रोजगार नीति लागू की जाएगी 1 नवंबर से। हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति 2020 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उद्यमियों से प्राप्त सुझावों को शामिल करके प्रदेश में बेहतरीन उद्योग तथा रोजगार नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हमारा प्रदेश समृद्ध हो और उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया हों। हाल ही में हरियाणा में कहां पर नए ICU कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी रोहतक PGI में। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने कोविड मरीजों के लिए नए ICU कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करने के आदेश दिए हैं। अब सोमवार को इसे कोविड मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। PGI MS में करीब 30 करोड़ की लागत से आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स का निर्माण किया था। अभी तक संचालित मात्र 21 ICU बेड की संख्या 66 और बढ़ने के साथ ही 107 पर पहुंच जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के किस मंत्री ने गोहाना की नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है जयप्रकाश दलाल के द्वारा। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं।
हरियाणा की कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य और डेयरी विकास मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गोहाना की नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का लोकार्पण किया है, जहां किसानों व मजदूरों को 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। उन्होंने बुटाना में 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत जलघर के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया और 3 ट्यूबवेल की आधारशिला भी रखी है। गांव नूरन खेड़ा में 2 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से जलघर के नवीनीकरण के कार्य का यहां पर शुभारंभ भी किया गया है। गांव भावड़ में 5 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से जलघर के नवीनीकरण का कार्य किया गया है। गांव निजामपुर में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से नहरी पानी आधारित जल परियोजना का शिलान्यास किया है। इसके बाद हरियाणा में पहली बार कंपोजिशन डीलर पर 10,000 रुपये लगने वाली लेट फीस को घटाकर कितने रुपए किया गया है? तो ये किया गया है 500 रुपये। पहली बार कंपोजिशन डीलर को राहत देते हुए सरकार ने 10,000 रुपये लगने वाली लेट फीस को घटाकर सिर्फ 500 रुपये कर दिया है। कंपोजिशन डीलर का अब साल में एक बार ही GST 4 फॉर्म भरना होगा, जिसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। GST रजिस्ट्रेशन निरस्त होने पर भी 31 दिसंबर 2020 तक फाइनल रिटर्न करने पर व्यापारी को केवल 500 रुपये लेट फीस ही भरनी होगी। इससे छोटे व्यापारी को भी आर्थिक राहत मिल सकेगी। छोटे और मंझले व्यापारी अपने कुल टर्नओवर का मात्र 1% सेल्स का भुगतान करते हैं। कंपोजिशन डीलर वही व्यापारी हो सकता है जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये होता है। इसके बाद है हरियाणा में कोरोना मरीजों की देखभाल अब किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी स्टेप 1 NGO के द्वारा। हरियाणा में कोरोना मरीजों की देखभाल अब स्टेप 1 NGO करेगी। सरकार ने इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NGO स्टेप 1 के सूचित बजाज ने कहा है कि उनके पास 7,000 से अधिक डॉक्टर्स, 2,000 मेडिकल छात्र, नर्स तथा अन्य स्वयंसेवक हैं जो कि 16 राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे मरीजों की सुविधा के लिए टेलीफोन, वॉइस एवं वेब टेलीस्क्रीन तथा अन्य माध्यमों से संपर्क करते हैं और उनकी सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संशोधित गृह एकांतवास प्रोटोकॉल भी जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जींद के उचाना में स्थापित की गई नई कोविड-19 आणविक्स यानी कि मोलिकुलर लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी उद्घाटन किया है। राज्य में अब 14 सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में ऐसी 10 कोविड-19 लैब स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें 13,350 टेस्ट प्रतिदिन किए जाते हैं। प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों में 5,620 टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही विभाग ने राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार की लैब स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है, जिसके तहत शीघ्र ही पानीपत, यमुनानगर तथा भिवानी में भी ऐसी लैब स्थापित की जाएंगी। इसके बाद है हरियाणा में अब सोलर मीटर कितने रेट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो ये उपलब्ध करवाए जाएंगे 4 रेट में 1,759 रुपये, 3,135 रुपये, 3,630 रुपये और 21,450 रुपये में। हरियाणा में सोलर मीटर सरकार के द्वारा निर्धारित रेट पर ही बिकेंगे। इस संदर्भ में हरियाणा के सौर ऊर्जा बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार उपभोक्ताओं को कंपनी के द्वारा अधिकृत दुकानदारों के माध्यम से सोलर मीटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे अब दुकानदार अब इन मीटरों की मनमानी कीमत वसूल नहीं कर सकेंगे। सिंगल फेज सोलर मीटर 1,759 रुपये में, 3 फेज सोलर मीटर 3,135 रुपये में मिलेंगे। छोटे उद्योगों पर लगने वाले सोलर मीटर 3,630 रुपये मिलेंगे और बड़े उद्योगों पर लगने वाले सोलर मीटर 21,450 रुपये में कंपनी द्वारा अधिकृत दुकानदारों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए कंपनी के द्वारा मीटर की कीमत मीटर के ऊपर भी अंकित की जाएगी, ताकि दुकानदार इन मीटरों की ज़्यादा कीमत वसूल न कर सकें। इसके बाद है हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा में CM फ्लाइंग की तर्ज पर अब किस मंत्री का दस्ता बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गृह मंत्री अनिल विज का। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अनिल विज ने ही दी है। तो यहाँ पर गृह मंत्री अनिल विज की बात हो रही है, तो ये अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनके पास गृह मंत्री विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, आयुष विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, विज्ञान और तकनीकी विभाग, ये विभाग है। तो इन्हें भी अच्छे से ध्यान रखिए।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि कुरुक्षेत्र के किस तालाब को स्वच्छता व सुंदरीकरण संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रह्म सरोवर। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन है। ब्रह्म सरोवर की न केवल ऐतिहासिक व धार्मिक पहचान है, बल्कि अब ब्रह्म सरोवर देश के 30 स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस में भी शामिल है। केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ब्रह्म सरोवर को तीसरे चरण में देश के 30 स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस में शामिल किया गया था। इसके तहत ब्रह्म सरोवर को इंटरनेशनल स्वच्छता मापदंडों के अनुसार स्वच्छ व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा ब्रह्म सरोवर की देखरेख की जाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी के कर्नल को एनसीसी का ऑनरेरी कर्नल्स रैंक दिया गया है। तो यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी मैंने बताई हैं, एमडीयू, जीजेयू, केयूके या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।